नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है और आज 4 दिसंबर के जो तीनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, 4 दिसंबर का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कथन और कारण से पूछा गया था कि जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता है, और उसका कारण दिया था कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ट हम 3 तारीख का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्टिविटी टेबल से। ठीक है, उसमें हम बताए थे कि अब से रिएक्टिविटी टेबल का पूरा जो पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है, अब इसको कर लेना है। ठीक है, इसका टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। टेबल याद है तो एकदम इजीली हो जाएगा सब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेबल को देखते हैं। टेबल में क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है एलिमेंट वो होता है पोटेशियम। रिएक्टिविटी टेबल में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे हाई होता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम का, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, फिर होता है लेड का, फिर होता है हाइड्रोजन का। उसके बाद होता है कॉपर का, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम का सबसे कम रिएक्शन करता है। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सब कम रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको पूछा क्या गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिंक जो है जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता। हाँ बिल्कुल, ये सही है। देखो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक यहाँ पे है, जिंक का रिएक्शन जो हाई होता है, रिएक्टिव करने का जो कैपेसिटी होता है हाई होता है। किससे? कॉपर से। और कॉपर मेरे पास कहाँ है? यहाँ पे नीचे में। तो इसका ज़्यादा होता है, कॉपर का हाई होता है, तो ये इसको हटा देगा। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है यानी कि पावरफुल होगा, वो कमजोर को मार के भगा देगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि जितना ज़्यादा रिएक्शन करने का कैपेसिटी होता है वो कम वाले को हटा देता है। तो बोला गया कि जिंक कॉपर को हटा देता है। हाँ बिल्कुल हटा देता है। और जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। बिल्कुल, दोनों ही सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है? देखिए इस शिफ्ट में, ये जो शिफ्ट है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट हो या तीसरा शिफ्ट हो, तीनों शिफ्ट में यानी कि 4 तारीख को थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ किया है इसमें। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन को गड़बड़ किया है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, और कोई क्वेश्चन तो पूरी तरह से गलत है। चलिए अभी हम देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है। तो समुद्री मछली पूछा गया, समुद्री मछली यानी कि फ्रेश वाटर का नहीं है। ठीक है, रोहू और कतला ये दोनों तो फ्रेश वाटर है, ये तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ एक है हिल्सा और एक है पॉम्फ्रेट। ठीक है, हिल्सा और पॉम्फ्रेट दोनों ही समुद्री मछली है। अब आप लोग मारिएगा किसको? देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो हिल्सा है ये पूरी तरह से समुद्र में पाया जाता है। ये भी पाया जाता है, कभी कभी इसको देखा गया है फ्रेश वाटर में, कभी कभी, और वो एक्सेप्शनल में होता है, एक्सेप्शनल को नहीं माना जाता है जल्दी। ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को अगर हटाता नहीं है तो जो भी हिल्सा करके आया, हिल्सा मारा है, उसका सही होगा। ठीक है, इसको इतना प्रिपेयर नहीं दिया जाता। हिल्सा सही हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन करता है? तो बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन करता है, गुलाब नहीं करता है, लिली नहीं करता है, बटरफ्लाई नहीं करता है, कौन करता है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो भी हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, और फिर वो आता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको फाइनली एटीपी में तोड़ देता है। हम लोग का कितना एटीपी टूटता है? 38। मिलता कितना है? 36। 2 कहाँ चला जाता है? चेन रिएक्शन में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaHCO3 की अभिक्रिया, अगर HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनता है, ये पूछा गया। तो जब भी बेकिंग सोडा में HCl को डालते हैं तो हम लोग को कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, जो देखते हैं ना ब्रेड को फुलाने के लिए जब हम लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं उसमें, तो क्या बनता है? वो फूलने लगता है। रीज़न क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, देखिए ये पे यहाँ पे इसका पूरा रिएक्शन भी लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, पशुओं में एनएरोबिक रिएक्शन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? देखिए पशुओं में जब एनएरोबिक रिएक्शन होता है ना, तो उसमें लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। ठीक है, एनएरोबिक रिएक्शन क्या होता है बता चुके ऑलरेडी। ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब रिएक्शन ग्लूकोज टूटता है तो उसको बोला जाता है एनएरोबिक रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या जमा होने लगता है? लैक्टिक एसिड। ये पूरा हम बता चुके हैं पहले भी। ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। कितना एटीपी टूटता है? एनएरोबिक रिएक्शन में 2 एटीपी टूटता है, और एरोबिक रिएक्शन में 38 एटीपी बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम मुंह में होना चाहिए, याद रखिए एकदम। ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप के अंडों में लिंग का जो निर्धारण होता है ना, ये टेम्परेचर के आधार पर होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी टेबल अभी बताया, रिएक्टिविटी सीरीज में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से होता है? तो हाई रिएक्टिविटी से लेकर के लो रिएक्टिविटी तक होता है, यानी कि हाई से लो की ओर जाता है। ठीक है, उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में हाई से लो की ओर जाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर वाला होगा, सबसे कम सबसे, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा और प्लेटिनम सबसे कम। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन 13 में समस्थानिक यानी कि आइसोटोप का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का कितना होता है? 6 दूनी 12 और इसको क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक ज़्यादा होता है इसलिए 13, यानी 13 के लमसम में होता है, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोनों की संख्या होता है 7, प्रोटोनों की संख्या होता है 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या होता है 7, टोटल मिलकर बन जाता है कितना? 13। अगर आप ऑप्शन में दिया होगा तो 13 मारना था और 13 पॉइंट ये दिया था होगा तो इसको आप लोग को करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने के लिए, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए करता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जैसे माता पिता, अगर माता पिता कमजोर रहा तो बच्चे भी कमजोर होंगे, लेकिन जीन ये समझता है, देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अगर बोने हैं तो बच्चा बोना नहीं होता, वो बड़ा होता है। ठीक है, उसका हाइट लंबा होता है। रीज़न क्या है? ये जीन डाइवर्सिटी के कारण होता है। ठीक है, तो जिसके रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो, इसको ऊपर आप लोग देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना है, यानी कि m बराबर दे रखा है 3, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो 3 दे रखा है ऑलरेडी पहले, और फोकस दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी पूछा, यूँ नहीं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना था। तो हम लोग को जानते हैं कि जो कनकेव मिरर में होता है ना, इसी में वस्तु के कनकेव मिरर, आप कनकेव मिरर पहले बनाओ इधर, तो ये वस्तु से बड़ा कब बनता है? इधर बनता है। तो ये वाला देगा वस्तु से 3 गुना है तो इधर बनेगा, यानी कि हम लोग को कनकेव मिरर लेके चलना पड़ेगा। यहीं पे समझ जाना चाहिए था आप लोग को कौन सा लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव 3 ले लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग जानते हैं m बराबर कितना होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस का v/u। यही चीज़ यहाँ पे सब तो लिखा हुआ है, देखिए v/u। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो m का हम लोग 3 ले लेते हैं, माइनस के v/u। अब हम लोग v को निकाल लेते हैं, v निकालेंगे तो माइनस का 3u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब f का मान हम लोग को पता था कितना था, क्योंकि कनकेव मिरर ले रहे हैं तो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/-12। अब इसी में इस फॉर्मूला में यहाँ पे आप सबका वैल्यू पुट करते हैं, फिर 1/-3u अब प्लस 1/u। अब यहाँ पे फिर से 1/-12, इसको हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, 3u के ले लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो फाइनली कितना मेरे पास आ जाएगा बन के? 2/3u। ठीक है, अब 3u को इधर ले आते हैं तो 3u बराबर होगा माइनस का 24, u बराबर हो जाएगा कितना? माइनस का 8 सेंटीमीटर। इसलिए अब v बराबर मेरा कितना था? माइनस का 3u था। अब u को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस यहाँ भी, माइनस वहाँ भी, माइनस इंटू होता है तो हट जाता है, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 से 8 या 24। ठीक है, इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसमें परिवर्तित हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होता है। कैसे? देखिए आप एक पत्थर को लीजिए, अब उठा के थोड़ा देर के लिए रखिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अभी यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही आप पत्थर को छोड़िएगा यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे कि डैम में पानी रोक के रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में, अब जैसे डैम टूट जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी का था वो काइनेटिक एनर्जी में बन के बहने लगता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब बल स्थिर रहता है, जब बल को स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे से अब चेंज हो रहा है। तो देखिए इस शिफ्ट में पैटर्न भी चेंज किया है और गलत भी किया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, दाब, जो हम लोग देखते हैं फोर्स, दाब यानी कि प्रेशर, माफ कीजिएगा, प्रेशर बराबर क्या होता है? जो थ्रस्ट हम लोग देते हैं यानी कि फोर्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना बड़ा, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इतना बड़ा एरिया पे फोर्स लग रहा है पूरा में, तो क्या होगा? फोर्स बढ़ जाता है, जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया होता है ना फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के जब बल स्थिर रखा जाए, जब फोर्स को स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? तो प्रेशर और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, माफ कीजिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि
क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अगर फोर्स को बढ़ाते तो प्रेशर बढ़ता, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे का ये एंटी क्लॉक माफ कीजिएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रेशर और फोर्स। तो क्या हो जाएगा, अगर फोर्स को बढ़ाते हैं, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से समझ लो इसको, आगे पूछने वाला और ज़्यादा ही क्वेश्चन, ठीक है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपन एरिया। अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि एंटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला बढ़ जाएगा कि दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अनसेचुरेटेड यौगिक है। अनसेचुरेटेड यौगिक हम बताए थे कि जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसेचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता क्या, सेचुरेटेड, ठीक है। इसको देख लो, ब्यूटेन, अब हम ये भी बताए थे कि जिसमें ANE रहेगा उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ENE रहेगा उसमें डबल बॉन्ड होता है, YNE रहेगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या है, ब्यूटेन ANE है, सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें भी ANE सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें भी ANE सिंगल बॉन्ड होगा, ये तीनों में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें ENE है, ठीक है। प्रोपीन यानी कि इसमें हो जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, ANE यानी कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है, एल्केन यानी कि ANE, एल्केन, एल्केन बराबर होता है 2N + H2N, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं रहा ठीक से, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख कर लीजिएगा, ठीक है। एल्केन का होता है 2N + H2N, एल्किन का होता है 2N, माफ कीजिएगा, एल्केन का होता है 2N, लिख ही देते, ठीक है, 2N + H2N + 2 होता है एल्केन का। एल्किन का क्या होता है 2N + H2N, और एल्काइन का क्या होता है 2N + H2N - 2 होता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला लिख लेना, आप फॉर्मूला से पूछने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 1.5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 30 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, V का मान पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमको दे क्या दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है कार्य कितना किया गया है, 30 जूल का कार्य किया गया, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा 30 जूल, ठीक है। और चार्ज मेरे पास कितना दे रखा है 1.5 कूलम, तो Q बराबर दे रखा है कितना 1.5 कूलम, ठीक है, दे रखा है। हमको निकालना क्या है, V निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले ये जान लो कि एक अनंत दूरी से किसी भी चार्ज को उठा के एक फिक्स दूरी पे लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़, यही इसका डिफिनेशन है। तो उस पर लगा हुआ जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, तो V = जो होता है जो वर्क डन, कहाँ से, अनंत से लेकर के चार्ज को लाने में किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि तो V बराबर क्या होता है W/Q होता है। ये आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए, अगर जिसको याद है वो बेटर ही कर लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसी में पुट कर देना है, तो V बराबर इतना है, हमको दे रखा क्या रखा, चार्ज का मान तो दे ही रखा 1.5 और वर्क डन भी दे रखा 30। अभी दोनों को काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो पता है परमाणु संख्या जो होता है वो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, परमाणु संख्या। और मास नंबर या एटॉमिक मास जो होता है किसके होता है, प्रोटॉन तो होता है प्लस न्यूट्रॉन दोनों के बराबर होता है, ये सब याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, देखिए ये किसके लिए होता है, ये मिरर या जो लेंस होता है ये मिरर होता है उसके लिए होता है, ठीक है। देखिए मिरर में ऐसा है, ठीक है, ये एक मिरर, मान लिया हम कनकेव मिरर को ले लेते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर, यहाँ पे होता है पोल। अब इस जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं ना, कन्वेंशन साइन कन्वेंशन, तो उसमें क्या करते हैं कि ये इस तरह से बनाते हैं, ये रहा पोल, ये रहा पोल, ठीक है। पोल से ऊपर जब जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, पोल से जब नीचे की ओर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, पोल से दाहिने तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, पोल से इस ओर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इसी तरह लेके चलते हैं। और ये हमेशा कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो ये वाला पूछा गया था, इसके जो दूरी जो है कहाँ से मापा जाता है, तो हमेशा पोल से मापा जाता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं कैसी होती है, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं उसमें कोशिकाएं ढीली होती है, मतलब लूजली पैक्ड होता है, और ये जो होता है इसके बीच में जो गैप जो होता है, ये कोशिकाएं इसके बीच में जो गैप होता है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा जाता है, मतलब भरा हुआ रहता है, जिस कारण से ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है ये। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता, तो बताना था कि उसमें कौन सा
दृष्टि दोष है। तो देखिए अगर दूर का वस्तु को देख रहा है, अगर दूर का वस्तु को देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, अगर निकट का वस्तु को देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे कौन सा वस्तु देख रहा है? निकट की वस्तु को देख पा रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अगर यहीं पे पूछ देता है दूर की वस्तुओं को तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे देखेगा वही दृष्टि दोष हो जाएगा। जो देख नहीं रहा है उसको नहीं लेना, जो देख पा रहे हैं। अगर हम निकट को देख पा रहे हैं तो हमको निकट दृष्टि दोष है, और दूर को नहीं देख पा रहे हैं तो हमको निकट दृष्टि दोष है, और अगर हम दूर का देख पा रहे हैं और निकट का नहीं देख पा रहे हैं तो हमको दूर दृष्टि दोष है। इस तरह से एक टिक लगा के याद रख लो, ठीक है। ठीक है, अब अगर निकट दृष्टि दोष हमको हो गया है तो उसमें क्या होता है, आँख का जो लेंस का जो वक्रता है ना बढ़ जाता है, यानी कि जो ये जो लेंस है इस तरह से नॉर्मल होना चाहिए लेंस, लेकिन अब ये बढ़ के इस तरह से लंबा हो जाता है, इस तरह से लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा बात कि ये जो रेटिना है इस तरह से आईबॉल होता है, आईबॉल का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जितना ये जो साइड वाला पोर्शन, ये रेटिना कहलाता है। ये रेटिना से पहले ही यहाँ पे बनना चाहिए इमेज को, लेकिन रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है इसमें। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रतिबिंब रेटिना के जस्ट सामने बनता है, यानी कि पहले बन जाता है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है +5 डायोप्टर का क्षमता वाले लेंस की फोकल लेंथ पूछा गया। एकदम इजी क्वेश्चन था। हम लोग को पता है पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f, और f को हमेशा मीटर में लेते हैं, ठीक है। पावर हमको दे रखा है, f पूछा है, नहीं निकल जाएगा तो पावर को नीचे ले आते हैं, तो पावर हो जाएगा 1/5। अब इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्य अगर शून्य कब होता है, देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू, माफ कीजिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क डन, माफ कीजिएगा, वर्क डन जो होता है ना क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। अरे यार लिखा भी नहीं रहा ठीक से, आओ। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। यही वाला आंसर को मतलब दे रखा है। तो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अगर कॉस थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। यही वाला चीज़ बोलो, जब विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, या फिर विस्थापन जब 0 हो जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में। अब आपका जो ऑप्शन में दिया था वो दे रखा था विस्थापन को लेकर के दे रखा था कि विस्थापन जब 0 हो जाएगा तो जो कार्य हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए देखिए अंडाणु यानी कि ओवम, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। देखिए अंडाणु में, अंडाशय में अंडाणु बना, अंडाणु बनने के बाद एक फेलोपियन ट्यूब होता है वहाँ से कनेक्टेड। फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से वो मूव करते हुए कहाँ पे आता है, फेलोपियन ट्यूब में रहता है, फिर स्पर्म में वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, और फिर फाइनली कहाँ जाता है, यूटेरस में। अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होता है, ये अंडाणु धीरे 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 कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से फिर कहाँ आता है, यूटेरस में आता है, और फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं में उसके थ्रू फिर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं मिला तो यही वाला पूछा गया है कि अंडाणु जो होता है अंडाशय से निकलने के बाद कैसे गर्भाशय में आता है। तो फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से सिलियरी और मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू आता है। तो आप लोग को दे रखा था कौन सा, फेलोपियन ट्यूब दे रखा था ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट है शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रथा कौन सी है। यानी कि अगर हमको हनी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हनी का हम लोग ऐसा जगह प्लांट लगाएंगे जहाँ पे फूलों की मात्रा, यानी कि फूलों का ज़्यादा अमाउंट हो, फूल वहाँ पे ज़्यादा है, या फिर फूल का हम लोग बहुत ज़्यादा प्लांट लगा देंगे, ठीक है। कि पास मधुमक्खियों की छत्ता होना अनिवार्य है। आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया था ये बताना है, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ऑप्शन को मिला नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधे के तने की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा। तो 2 हार्मोन होता है जो कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। एक तो होता है जिब्रेलिन और एक होता है ऑक्सिन। ये दोनों हार्मोन होता है जिससे पौधे की जो लंबाई बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो कोशिकाओं का फैलाव भी करता है, सेल एलोंगेशन करता है, तने की लंबाई और बीज को अंकुरित, जिब्रेलिन का काम है बीज को अंकुरित और फूलों को सहायक बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। एक रासायनिक सूत्र से पूछ रहा है और बहुत ईजी पूछ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग ईजी जानते होंगे, सबको जान करके इसको आया होगा। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करें ना, ब्लीचिंग पाउडर से जितना भी क्वेश्चन बनता है आप लोग कर लेना है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका और क्या क्या हो मतलब तरीका से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से पूछने वाला है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा गुण उसे बहुत अधिक समावय यानी कि आइसोमर्स बनाने में सक्षम होता है। तो इसका एक गुण होता है, कौन सा गुण होता है, कैटेशन का गुण। कैटेशन का गुण होता है जिसमें ये क्या करता है, ये गुण ये श्रृंखला बनाता है, एक 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 इस तरह कार्बन की लंबा चेन बना लेगा। यही गुण इसको औरों से अलग करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कैटिनेशन। नेक्स्ट है निम्न में से
क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो दाहिने हाथ के नियम का उपयोग जो है हम लोग फ्लेमिंग के, अच्छा इसमें पूछा गया कि किसका हाथ नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसको ज्ञात करने के लिए पूछा गया, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। और अच्छा इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है खास करके, ठीक है। अच्छा फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ के नियम है उस पर जो थंब होता है ये मोशन को बताता है, फर्स्ट जो फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और जो मिडिल फिंगर होता है वो इंड्यूस्ड करंट को बताता है। ये वाला पूछा गया था इसमें, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन यानी कि विखंडन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, ठीक है, विखंडन द्वारा फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि ब्लू ग्रीन अलगी में जो होता है क्या विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन अलगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा वहन करने वाले चालक को चुंबक के बीच में लाया जाए, अगर धारा जो वहन करता है एक कोई कंडेंसर है, ठीक है, कंडक्टर है, माफ कीजिएगा, कोई कंडक्टर है, अब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पर देखिए आंसर में क्या दिया है, दिशा दुगनी हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दिशा में कोई परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाती है, दुगना नहीं, कोई परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो उसके पोल जो होता है पोल पे डिपेंड करता है, ना कि कंडक्टर पे। चलिए नेक्स्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का मुख्य कार्य क्या है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जो पौधे के जो टिप वाला, पौधे हो या फिर जड़ हो, उसके जो टिप वाला पोर्शन जितने भी होता है ना, जो पौधों में भी इस तरह से रहता है, इसका जो टिप वाला पोर्शन है उसमें ये होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। और ये हमेशा लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। इसकी जो लंबाई है क्या होगा, तने की मोटाई, जड़ की मोटाई, पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखे, पढ़ लेना है। पौधों में पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए पराग नलिका क्या होता है पौधों में, ये रहा इसका फीमेल फूल में और ये होता है मेल वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो मेल से जो इसका जो शुक्राणु या फिर जो भी बोल लो, जो मेल गैमेट होता है ये यहाँ पे लगता है, इस पे आ जाता है, और आने के बाद ये जो ट्यूब है जिसको बोला जाता है पराग नलिका, ये क्या करता है, जो मेल गैमेट होता है उसको पहुंचाने का काम करता है, कहाँ तक, ओवरी तक, ठीक है। तो नर युग्मक को बीजांड यानी ओवरी को बीजांड बोला जाता है, बीजांड तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि 8 ओम के प्रतिरोध पर किस वोल्टेज पर 1 सेकेंड में 200 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वोल्टेज पूछा गया था। और आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे क्या 8 ओम है एक चीज़ है, और यहाँ पूछा गया वोल्टेज 1 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है, वोल्टेज पूछा गया था, वोल्टेज का मान हमको निकालना है। तो हम लोग को एक पता है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी बराबर होता है P इंटू टी होता है, हम लोग को ये पता है फॉर्मूला, ठीक है, एनर्जी बराबर P इंटू टी होता है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ई को अब हम लोग ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी को हम लोग और तोड़ सकते हैं, पी को हम लोग और सकते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है। अब इसी को हम लोग तोड़ के यहाँ पे दे दिए, वी स्क्वायर बटे आर, आर को नीचे ले आए हैं तो वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर हो गया है। अब यहाँ से वी स्क्वायर को अब यहाँ पे क्या करते हैं, वी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और ई को इधर ले आए, ये वाला आ गया, ठीक है। इसलिए वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। ई का वैल्यू हमको दे रखा 200 पुट कर दिए, आर के रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा 8 पुट कर दिए और डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1600। अब अगर इसी को हम पावर हटा देंगे तो वी बराबर कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रेफाइट की परतदार संरचना कैसी होती है, तो ग्रेफाइट की परतदार जो संरचना होती है ये हेक्सागोनल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgCl होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। यदि किसी व्यक्ति के पैर का द्रव्यमान 0.02 kg है और उस पर 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का गति के दूसरा नियम, न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या बोलता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलता है। हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन, फोर्स और मास दे रखा है तो न्यूमेरिकल नहीं बन जाता आराम से, ये वाला चीज़ यहाँ पे बनाया एक्सेलरेशन F दे रखा है मेरे पास कितना 600 और जिसका मास दे रखा कितना 0.02, इसको निकाल देंगे यहाँ से।
आंत जो होता है इंटेस्टाइन और आमाशय स्टमक किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? तो ये बेसिकली 3 तरह के ऊतक होता है, ठीक है। एक होता है उपकला ऊतक जिसको बोला जाता है इपिथेलियल टिश्यू, एक होता है चिकनी पेशी ऊतक जिसको बोला जाता है स्मूथ मसल्स टिश्यू, और एक होता है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। आप लोग का जो ऑप्शन था उसमें दे रखा था स्मूथ मसल टिश्यू दे रखा था, ठीक है, इसका आंसर हो जाता। बांध बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो बांध को हम लोग क्यों बनाते हैं? पानी को रोकते हैं, और पानी को मेन उद्देश्य क्या होता है? उसको पानी को रोक के रखने के लिए, और उससे क्या हम लोग बिजली, आप लोग देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया था, बिजली, सिंचाई, ठीक है, पेयजल, बाढ़ को नियंत्रित करने, इन सब को रोकने के लिए और बिजली को बनाने के लिए ये सब बांध को हम लोग निर्माण करते हैं। तो देख लेना जो भी आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल पावर का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे एक चीज देखना, यांत्रिक पूछ दिया, मैकेनिकल पूछ दिया है, तो कभी भी पावर बराबर V इंटू आई मत कर देना, ठीक है। ये होगा किस में होगा? ये इलेक्ट्रिकल में होता है। तो पावर जो होता है ये क्या होता है? वोल्टेज इंटू टाइम होता है इलेक्ट्रिकल में, लेकिन यहाँ मैकेनिकल पूछा है। मैकेनिकल पूछने का मतलब क्या होता है? तो पावर जो होता है वर्क डन बटे टाइम होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा मैकेनिकल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। पावर शक्ति, कार्य करने के दर को ही शक्ति कहा जाता है, यही वाला यहाँ पे हिंदी में अगर बोला जाए तो, ठीक है। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पे होता है, बिल्कुल ये सही है, तीनों एक तल पे होता है। अपवर्तनांक के बाद प्रकाश की गति हमेशा बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं। रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, ये 2 मीडियम होता है। कब बढ़ेगी? अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा तब बढ़ेगा, ठीक है। अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में अगर लाइट आता है तो ये नॉर्मल से दूर की ओर भाग जाता है, ठीक है, उस कंडीशन बढ़ेगा। लेकिन जब अगर हम लोग रेयर से अगर डेंस में लाते हैं तो ये क्या होगा? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अपवर्तनांक के लिए साइन आई और साइन आर का मान अलग अलग होता है, बिल्कुल नहीं। हर माध्यम में अपवर्तनांक का मान समान होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक हो जाता है, ये वाला, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इलेक्ट्रॉन निश्चित, कौन सा कथन सही है पूछा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमता है, बिल्कुल नहीं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, रदरफोर्ड ऐसा नहीं बोला था, हम आगे अभी समझाएंगे। परमाणु द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से फैला होता है, ये जे थॉम्सन बोला था, ये नहीं बोला था, ठीक है, जिसमें जे थॉम्सन जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। अब देखो हम देखें अभी जो रिव्यू में कि कई टीचर जो है बोल दिया है इसको भी सही, कोई इसको सही बोला, कोई इसको सही बोल दिया है। अब पता नहीं वो किस बेसिस पे बोला है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर पे घूमता है, ये जो है ना, ये बताया था कौन? बोर ने बताया था। ऊर्जा स्तर को सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि बोर ने बताया था। रदरफोर्ड ने तो ऊर्जा स्तर के बारे में बताया ही नहीं। चलिए दूसरा में आते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन उसके बाद खोज किया गया था। क्योंकि न्यूट्रॉन होता क्या, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अल्फा, जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया तो जब सेम डायरेक्शन में कुछ जो है रे आने लगा तो वो देख के बताया कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसको बोला कि प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन भी था, न्यूट्रॉन तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको बता नहीं जा सका, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये और ये दोनों तो, ये तो जे थॉम्सन ने दिया तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। या तो ऑप्शन देख लेना, या तो क्वेश्चन पूछा गया होगा सही, ऑप्शन सही नहीं मिल पाया, तो देख लेना अगर यही है तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ पदार्थ जब जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन छोड़ता है जिससे घोल विद्युत का चालक बन जाता है? देखो ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी या तो ऑप्शन सही नहीं मिला है, या तो फिर ये क्वेश्चन भी गलत पूछा गया है। अगर ऑप्शन सही नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर सही नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन का गलती है कि बच्चे के द्वारा बताया गया होगा ऑप्शन गलत। लेकिन अगर ये सही है टोटल चीज़ तो फिर ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग को फिर से नंबर मिलने वाला है, इसका पूरा नंबर। कैसे? देखिए H आयन में भी देता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन में भी देता है, N प्लस में भी देता है और Cl में भी देता है। आप लोग इसको और इसको शायद नहीं सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन H आयन और OH में बहुत इसमें देता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या करता है? चालक बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, 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 चारों ही हो सकता है। अब ऑप्शन देख लो, पूछा गया क्वेश्चन, कुछ पदार्थ जब जल में घुलता है तो कौन सा आयन छोड़ते हैं जिसके घोल विद्युत का चालक बन जाता है? विद्युत का चालक बनने के लिए सभी छोड़ते हैं आयन छोड़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन होगा तो जाएगा ही, ठीक है।
देख लो यही वाला इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला भी क्वेश्चन अगर किसी को एग्जाम दिए और अगर ऑप्शन गलत रहा यहाँ पे तो ऑप्शन प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा ताकि हम आगे मेंशन कर सकें नेक्स्ट जब भी लाएंगे उसको, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली ये कह देना कि एग्जाम से क्वेश्चन गलत आया है ये सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन में गड़बड़ किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसका विलयन pH ग्रेटर देन 7 देकर क्षारीय प्रकृति बनाता है। तो देखिए ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, एक ही है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है, पानी का क्वथनांक भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब मोमबत्ती से लेकर के दो चीज़ें एकदम गांठ बांध लेना, ये इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और गलत करके आया। अगर मोमबत्ती जल रहा है, जलना लिखा होगा जलना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जलने के बाद फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मोमबत्ती को गला रहे हैं, अगर मोमबत्ती को गलाया जाए तो गलाने के बाद फिर से उसको हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। गला के फिर से दूसरा खांचा में डाल देंगे, साँचा में, तो दूसरा शेप ले लेगा। अगर मोमबत्ती जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, अगर मोमबत्ती को पिघला रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कागज को झटके से खींचने, अब ये गति का जड़त्व का नियम प्रथम नियम है न्यूटन का, गिलास पे गिर जाता है, क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या प्रदर्शित करता है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखती है, ठीक है। ब्यूटेन का ये होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और आइसोब्यूटेन का ये होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। दोनों का आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होता है। जब आप लोग तो संरचना में बनाओगे तो संरचना इसका भिन्न भिन्न होता है, इसलिए यह श्रृंगीय समावयी यानी कि चेन आइसोमर दर्शाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आइसोमरिज्म। मानव नर का वृषण यानी कि टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग का स्पर्म बनता है ना, वो शरीर के टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, इस कारण से ये हम लोग का शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें संक्षारण यानी कि कोरोजन नहीं हो सकता है। तो संक्षारण यानी कि कोरोजन किसमें नहीं हो सकता है, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन एकदम दिख रहा है, प्लास्टिक में नहीं हो सकता है कोरोजन, ठीक है। मोती जो बनता है, यहाँ पे पूछा गया है, मोती बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सिप यानी कि ऑयस्टर का प्रयोग करते हैं। मोती बनता कैसे, जब सिप में कोई फॉरेन पार्टिकल घुस जाता है तो वो सोचता उसको चारों तरफ से कवर कर देता है और उसको ठोस कर देता है, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। इस तरह से मोती बनता है, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल क्वेश्चन 4 तारीख का साइंस का। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आप तक जरूर पहुंच जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।